अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आप सभी को मालूम है कि आने वाले 5 जून को हमारा देश, हमारा राष्ट्र पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये सोच उत्पन्न करने का जो सिलसिला है और बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर, हर एक नगरों में जो ये जगह जगह बताने का जो सिलसिला है, ये भी एक अहम मुद्दा उठाया एक संस्था ने, इसका नाम SIO है। इसी के बारे में मैंने चर्चा करने की कोशिश की और मैं इंशाअल्लाह करूँगा। सबसे पहले मैं इस चर्चा को करने से पहले मैं उस रब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस पर बात करने की तौफीक अता फरमाई। तो मैं बिना किसी ताकीद के इस पर बात करना मुनासिब समझूँगा। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी आयत आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो ये है कि कुल इन्ना सलातिही व नुसुकिही व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मफ़हूम यह है कि मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादत, ये सब कुछ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने हमें पैदा किया, जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, जिस काम के लिए भेजे गए हैं। बहरहाल हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है पर्यावरण के बारे में। ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हमें ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में हम किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। अगर आज हमने अपने जो हम कंडीशन में जिस कंडीशन में हम जी रहे हैं, अगर हमने उस पर सोच विचार नहीं किया तो फिर आगे आने वाले कंडीशन पर हम किस तरीके से पछतावा करेंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया कि इसका विषय, इसका सब्जेक्ट, इसका टॉपिक भी, इसका किताब भी एक अपनी अलग है, पढ़ाई भी अलग जाता है। क्यों? क्योंकि मानव के जीवन यापन करने के लिए जो चीज़, जो रिसोर्स की ज़रूरत है वो चीज़ से लिंक है, जो आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस। हम पर्यावरण दिवस की इस साल की थीम क्या है। तो पर्यावरण दिवस हम क्यों मनाते हैं? सबसे पहले अगर हम डी जेनेरो 1972 में इस चीज़ की चर्चा, तो हालांकि पर्यावरण के नाम से नहीं की गई, लेकिन पहला सम्मेलन या पहले उस चीज़ पर बात की गई थी। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। उससे पहले ज़रूरत हमने महसूस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उससे पहले जो है हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये जो औद्योगिक क्रांति के रूप में हम बात करते हैं, बहुत सारे उद्योग का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारे में पोल्यूशन, प्रदूषण जो फैला। ये हम बात करें किस चीज़ की, कि CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी हुई। उससे पहले कि कोई इस तरीके से नहीं था, संतुलन में था, लेकिन एकदम किस तरीके से ये वर्चस्व में आया। क्यों आया? इसका नतीजा क्या हुआ? क्योंकि जब हम बात करते हैं कृषि के रूप में, तो कृषि भी जब हम करते हैं तो हमने कृषि का नवीकरण किया, तो हमने कहीं ना कहीं पेड़ों को किस तरीके से काटा। जब काटा तो जो हमारा CO2 की मात्रा को अवशोषित करते हैं उसकी मात्रा घटी। जब CO2 की मात्रा को अवशोषित करने वालों की मात्रा घटेगी तो CO2 की मात्रा तो अल्टीमेटली बढ़ेगी। और जब वो अल्टीमेटली बढ़ेगी तो उस चीज़ से फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम चीज़ के बारे में सोचते। तो आज हम इस चीज़ पर सोच विचार या विमर्श या तदब्बर करते हैं।
उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं करना पड़ता, हम संतुलन की अवस्था में चलते रहते हैं। अगर हम बात करें, हम थोड़ा सा पीछे आने वाले भविष्य के बारे में, कि आने वाले भविष्य में किस तरीके से हमारा जीवन यापन कठिन हो सकता है, या आने वाले समय में हमारा जीवन यापन जो है किस तरीके से अपने जीवन के हित में हो सकता है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि अल्टीमेटली हमारा इस तरीके से बढ़ी, और क्यों बढ़ी ये भी हमने अभी जाना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमने क्या काम करा कि जो पेड़ पौधे थे वो किस तरीके से हमने गायब किए, कृषि के माध्यम से, घुमंतु कृषि जो होती है से, कहीं जहाँ पर हमारे बगीचे बागान, जहाँ पर हमारे जगह नए नए पौधे थे, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि हमारे पेड़ पौधों का नुकसान हुआ। और जब पेड़ पौधों का नुकसान हुआ तो वहाँ फिर क्या होगा, किसी और तो। और हमने इस साल की थीम भी इसी तरीके से रखी है, जो हम आगे आकर चर्चा करेंगे। तो अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि आने वाले समय में अगर हमने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, आने वाले समय में अगर हमने गौर और फिक्र तदब्बर के साथ इस चीज़ पर हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, तो परिणाम क्या हो सकते हैं इसके। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि इंसान जो मानव निर्मित चीज़ों को जो इसका औद्योगिकरण करता है, तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है, प्रदूषण फैलता है, CO2 की मात्रा फैलती है। CO2 की मात्रा फैलने से क्या होगा कि टेम्परेचर में वृद्धि होगी, और टेम्परेचर में जब वृद्धि होगी तो सिर्फ उच्च तापमान होने के साथ साथ जो हमारे इंडिया, अगर हम अपनी सिर्फ इंडिया की बात करें, विश्व की बात भी इसके साथ साथ करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो क्या होगा कि उसके अंदर जो हमारे उत्तर एरिया में जो हमारे ग्लेशियर हैं, टेम्परेचर जब हमारा बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो जो ग्लेशियर हैं हमारे, जो ऊपर ढके हुए हैं परत के रूप में, जो हमारे आने वाले ऊपर की तरफ से जो हमारी धाराएं हैं जो रोकते हैं हिमालय, तो उनमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से वो ग्लेशियर पिघलेंगे। जो पिघलेंगे किस फॉर्म में, पानी की फॉर्म में। वो पानी कहाँ आएगा, के माध्यम से हमारे समुद्र तल में पहुंचेगा या समुद्र में पहुंचेगा। ऐसी होगी एक कि वो सारी ग्लेशियर क्या हों, वो पिघलेंगे, सारे पिघल जाएंगे। पिघलने के बाद वो पानी की फॉर्म में कहाँ पहुंचेंगे, समुद्र में पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या, और नदी जो है हमारी, जो हमारी 12 मासियाँ चलती हैं, जिसका ये नाम है सिंधु नदी है, जिसमें 5 नदियाँ इधर को जुड़ी हुई हैं, जो इधर को इधर अरब सागर की तरफ को निकल करके जाती है, पश्चिम की तरफ को गंगा नदी है, जो पूर्व की तरफ को आकर के अनेकों राज्यों में को निकल करके जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ऊपर की तरफ से आकर के अरुणाचल प्रदेश में से आकर वो भी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत सारी नदी इसकी, इनकी सहायक नदी हैं। तो लेकिन जो हमारी मेन नदी जो ऊपर से निकल कर तैयार, बहरहाल पानी सब में निकल कर आता ग्लेशियरों का, जो ऊपर से आ रही हैं। कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि ग्लेशियरों का जो ग्लेशियर जो हमारे पिघलेंगे, पिघलने के बाद हमारा जो पानी की फॉर्म में बन करके वो कहाँ, सागरों में जा कर के मिल जाएगा। फिर ऊपर क्या होगा, कोई ग्लेशियर नहीं होगा तो टेम्परेचर और इंक्रीज़ होगा और बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि फिर आगे क्या होगा कि जो हमारा एरिया है, उत्तर एरिया है, क्योंकि वहाँ कृषि हमारे, अगर हम बात करें उत्तर एरिया की, पंजाब को लेकर के और पंजाब को लेकर के बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम बात करें किस चीज़ की, बिहार की बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश के उत्तर की बात करें, अगर हम बात करें हरियाणा की, पंजाब की, तो ये सारा उत्तर के एरिया एक क्या किस तरीके से एरिया है। अगर ये हमारी ये हिस्टोरिकल, जहाँ तक भी जितने भी सारे, अगर हम इतिहास के बारे में इनकी चर्चा करें, तो सबसे ज़्यादा जो किसी ने अपना राज्य या किसी ने ज़्यादा सत्ता अपनाई है वो यहीं पर अपनाई है। क्यों? क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जो कृषि योग्य है, जो अपना जीवन यापन करने के लिए संतुष्टि प्रदान करता है, जो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकता है। चाहे प्राचीन काल में उठा लो, सिंधु सभ्यता को उठा लो, चाहे हम किसको मध्य में उठा लो, जो हमारे अरबों ने यहाँ पर, जो अरबों ने आकर के राज किया था सबसे पहले उत्तर के एरिया में, चाहे हम किस चीज़ की बात करें,
और अगर वर्तमान की बात करके देख लो, अब भी कृषि योग्य ज़्यादातर उत्तर एरिया में ही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन है, जो मैदानी इलाके बोलते हैं जिसको हम, यहाँ पर कृषि अच्छी तरीके से की जा सकती है। यहाँ पर कृषि करने के लिए जो व्यवस्था है, जो साधन है, वो रिसोर्स भी अच्छे तरीके से उपलब्ध हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि पानी की व्यवस्था नदी के माध्यम से, मिट्टी की व्यवस्था बाढ़ के माध्यम से, जो मिट्टी आती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं खादर बांगर के रूप में आकर के लास्ट में आकर के जलोढ़ भी मिलती है, जिससे हमारी खेती अच्छे तरीके से होती है जिस मिट्टी में हमारी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उत्तर एरिया में जब हमारे ग्लेशियर पिघलने के बाद पानी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ की व्यवस्था जो होगी कृषि की, वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। कृषि की किल्लत हो जाएगी। ज़्यादातर इस एरिया में कृषि पर ही जीवन यापन होता है मनुष्य का। और दूसरी बात, अभी हमारा जीवन यापन ये नहीं कि सिर्फ यहीं ख़त्म हो जाएगा, मतलब हम यहीं हमारा ये सारा एट दी एंड हो जाएगा, पर इसका क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो हमारी व्यवस्था है। लेकिन अब ये बात है कि जब सारा पिघल कर समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का स्तर क्या होगा, समुद्र का स्तर ऊंचा होगा, बढ़ेगा। और जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो जो हमारे पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ये हैं जो हमारे इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए सबसे मजबूत हैं, जो हमारे विदेशों से आयात निर्यात करते हैं, जो हमारे इकोनॉमी में बहुत अच्छे परसेंटेजों को बढ़ोतरी करते हैं। अगर हम बात करें तटों की, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तट, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, ये सारे एरिया में जो हमारे तट हैं, इन तटों पर जो आयात निर्यात बाहर से आयात, बाहर की तरफ कुछ हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, आयात करते हैं वहाँ से, तो ये सारे तटों के माध्यम से होते हैं। लेकिन जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो समुद्र के स्तर बढ़ने के बाद इन तटों का क्या होगा, ये तटों पर पानी की मात्रा बढ़ोतरी होकर के ये क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। यहाँ से हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, इकोनॉमी घटेगी। ऊपर से ऊपर के उत्तर के एरिया की अगर हम बात करें, वहाँ से इकोनॉमी में हमारी क्या होगी, क्षति होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारे कृषि पर जो हमारा जीवन यापन है, और कृषि से जो आयात निर्यात एक स्टेट से दूसरे स्टेट को करते हैं, कि वहाँ कोई चीज़ उगती है तो वहाँ से उसकी तरफ को हम लाते हैं, और वहाँ से उसकी तरफ अपनी तरफ को हम आयात निर्यात करते हैं, तो वो कोलैप्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने बताया, अभी हमने समझा क्यों, क्योंकि एक सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, जो हमारे नीचे वाले भी, वो सारे क्या होंगे, बाढ़ के माध्यम से वो सारे डूब जाएंगे, तो फिर क्या होगा, नीचे की आबादी में, इकोनॉमिकल एरिया में, वो भी क्या होंगे, कमज़ोर होना शुरू होंगे। और फिर क्या होगा कि ये जो वाली आबादी, क्योंकि ये बाढ़ के माध्यम से खुद ऐसे होंगे कि प्रभावित होंगे, तो ये उत्तर की तरफ भागना शुरू करेंगे। जब ये उत्तर की तरफ भागना शुरू करेंगे, तो वहाँ तो पहले से ये अल्टीमेटली सिस्टम है कि वहाँ खेती जो है, हमारी कृषि योग्य भूमि जो है, वो सारी बेकार हो गई, और ऊपर से उनका जीवन यापन करने के लिए भी क्या हो गया, जो रिसोर्स थे वो भी अधूरे हो गए। और जिसमें कि अगर हम बात करें, अगर हम अभी भी की जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या की बात करें, तो उत्तर के एरिया में ज़्यादा जनसंख्या है, प्लस में जो दक्षिण एरिया की जनसंख्या होगी वो ऊपर की तरफ भागेगी, तो जनसंख्या घनत्व और बढ़ेगा। मतलब इस तरीके से होगा कि आपस में बहुत सारा घनत्व हो जाएगा जनसंख्या का। तो एक भीड़ भाड़ जनसंख्या में, और इतनी ज़मीन योग्य नहीं, इतने सारे इकोनॉमी सिस्टम में, इतना क्या कर सकते हैं, जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि अब टेम्परेचर जो होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा, तो अब हम जब जियोग्राफी की लैंग्वेज में बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पीकरण बढ़ा, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो बादल बनेंगे। और जब बादल बनेंगे, तो बादल जो होंगे मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग नीचे मॉलिक्यूल्स जो पानी बनेगा ऊपर बादलों में, तो फिर वो क्या होएगा, बादल वर्षा के रूप में नीचे आएंगे। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, इतनी वर्षा होगी, तो एक क्या हुआ, कभी तो सूखा, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी बाढ़। ये एक दिन में नहीं होगा ऐसा, ये कंडीशन अप्लाई करती रहेंगी, चलती रहेगी। ये नहीं कि आज ये सारा सिस्टम हो गया, बात ख़त्म, नहीं, बल्कि क्या होगा, ये धीरे 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 ये होना शुरू हो गया। अगर हम बात करें किस चीज़ की, फिर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय एरिया में जो होगा, चक्रवात जो होंगे वो क्या होंगे, बार बार आना शुरू होंगे। क्यों? इसका माध्यम है कि चक्रवात क्यों आएंगे, क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या हम बोलते हैं कि दक्षिणी चक्रवात, उत्तरी चक्रवात, ये सारे बढ़ना बार बार शुरू होगा इनका। अगर हम बात करें
बादल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बादल, जब वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, और कहीं कहीं इतने मॉलिक्यूल्स होगा कि वो ऊपर जाने से पहले ही क्या होगा कि फटेंगे। बादलों का फटना भी एक आम बात होगी उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या कि आने वाले समय में ये हमें दिखाई भी दे रहा है कि जहाँ उच्च तापमान होगा, उच्च आर्द्रता होगी, अनेक अनेक बीमारियाँ होंगी, नई नई बीमारियाँ होंगी। और जो हमें आज के रूप में एग्जाम्पल के तौर में हमें दिखाई भी दे रहा है। कैसे? अगर हम बात करें कि केदारनाथ की बात करें अगर हम, तो केदारनाथ में बादलों का फटना। अगर हम बात करें महामारियों में, अनेक महामारियों में, अगर हम सपोज़ करें अभी इसी पैंडमिक में क्या कोरोना वायरस के नाम से हम बीमारी को अभी सुनते हैं, जिससे हम बहुत सारे ग्रसित, ये सारी क्या होंगी हमारे सामने आएंगी सिर्फ किसकी वजह से? एक क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज किस चीज़ से होगा? वो आपको पता है कि मानव ने जो मानव जो अपने हित के लिए जो क्षति कर रहा है, किस चीज़ की? कभी पेड़ों को काटना, कभी किसी चीज़ को जिससे कि CO2 की मात्रा घटती हो, जिससे पर्यावरण का बचाव होता हो, उन चीज़ों की क्षति के लिए मानव अपने हित के लिए प्रकृति का किस तरीके से सदुपयोग कर रहा है। और अगर हम फिर आगे उच्च तापमान की बात करें तो उच्च तापमान में, और उच्च आर्द्रता भी है, उच्च तापमान भी है, उच्च तापमान में कभी सूखा होगा, कभी बाढ़ आएगी, पानी के विकल्प को धीरे धीरे क्या होंगे, वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि पानी तो बहुत सारा है पृथ्वी पर, 70-71% पानी की मात्रा है, पानी की तो कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इनको डिवाइड करके, पानी भी दो तरीक़े से है। नंबर एक लवणीय पानी है, एक अलवणीय पानी है। लवणीय पानी की मात्रा जो है हमारी कितनी है, उसे बोलते हैं हम 70-71%। अगर हम बात करें किसकी, अलवणीय जो हमारा पीने योग्य पानी है, वो सिर्फ कितना है, आज के टाइम में हम 3% बोलते हैं, लेकिन 2.7% पानी है वो हमारा पीने योग्य है, जिसे हम बोलते हैं कि पानी की कमी है आज इसी वजह से। और जिसमें कि 2% के लगभग पानी हमारा ग्लेशियर और महाद्वीप और विश्व के उसमें जमा हुआ है बर्फ़ के रूप में। तो बचा कितना, 7% पानी। अब 7% पानी कुछ एटमॉस्फेयर वायुमंडल में है, कुछ भूमि के अंदर है। इस तरीके से 0.7% पानी जो है हमारा सिर्फ पीने के योग्य जो हमारा अवेलेबल है इस टाइम पे वो है। 2% तो ग्लेशियरों में जमा हुआ है, तो वो बह करके नदी के माध्यम से समुद्रों में जाता है। सिर्फ वो कृषि के योग्य थोड़ा बहुत जो होता है। तो क्या होगा हमारा उच्च तापमान से, नए नए क्या होगा जब उच्च तापमान होगा, टेम्परेचर जब हाई होगा, तो इससे नई नई बीमारियाँ आएंगी। क्योंकि हमारी जो घनत्व होगा, आबादी ज़्यादा क्या होगी, विषम भाज एक तरीके से अगर बात करें हम, घनत्व ज़्यादा होगा तो हमारा रोग ज़्यादा होंगे, मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह होंगे। और इससे क्या होगा, उस तापमान से टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर से वर्षा के पैटर्न में बदलाव भी होगा। वर्षा के पैटर्न में जब प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें वर्षा की, तो हम अनुमान ये लगाते हैं कि रबी खरीफ जायद फसलों के अनुमानित की, अब सपोज़ करो कि धान की खेती हो रही है, तो धान की खेती के अकॉर्डिंग कि अब वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि धान ज़्यादा पानी मांगता है। लेकिन जब अब बात करो दिसंबर में, अगर हमारा क्या हुआ कि टेम्परेचर हाई हुआ, तो उस टाइम पे बारिश पड़ जाएगी। ये नहीं है कि अब सिर्फ कब होगी कि जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में ही वर्षा ज़्यादा होगी, नहीं, बल्कि दिसंबर में भी, जनवरी में भी वर्षा ज़्यादा हो सकती है, टेम्परेचर के माध्यम से होगा। और जब वर्षा के पैटर्न में तब्दीली आएगी तो कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। सपोज़ करो कि अगर हमने धान लगा दी तो उस टाइम पे वर्षा ना हुई, और बहुत सारे हमारे कम से कम 54-55% ऐसा एरिया है कृषि जो है हमारे किस पर, वर्षा पर निर्भर करती है हमारे देश की। तो क्या होगा, जब कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, तो जब सपोज़ करो क्या होगा, उसमें उत्पादन में कमी आएगी। उत्पादन, क्योंकि जैसे उसे सिंचाई वगैरह उसके सारी देख रेख होगी, इसी तरीके से उत्पादन होगा उस चीज़ का, उस खेती का। और जब उत्पादन में कमी आएगी तो खाद्य वस्तु जो होंगी वो कीमत, खाद्य वस्तु की कीमतों में क्या होगी, जब कम होती है तो कोई भी चीज़ इकोनॉमी की अगर हम लैंग्वेज में बात करें, तो अगर हम बात करें डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्स कम है, मतलब खाद्यान्न वस्तुएं जो हैं वो कम है लेकिन मांग ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी किसमें, कीमत में, सीधी सी बात है। और जब उसमें बढ़ोतरी होगी तो जब जो गरीब लोग हैं वो क्या हो गया, भोजन उन्हें नहीं मिल पाएगा, खाद्य पदार्थ।
जब उन्हें भोजन इस तरीके से गरीबों लोगों को नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, पोषण नहीं हो पाएगा, मतलब कि पोषण पाएगा किन लोगों को, गरीब लोगों को। पोषण मीन्स खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब उन्हें खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी ज़्यादा अच्छी तरीके से तो क्या होगा, भुखमरी फैलेगी। और भुखमरी फैलने से क्या होगा, संकट उत्पन्न होगा। क्या होगा, चारों तरफ संकटों से घिरे होंगे, मनुष्यों की मृत्यु होंगी। और जब मनुष्यों की मृत्यु होंगी तो सीधी सी बात है, तो नई नई बीमारियां भी उत्पन्न होंगी फिर दोबारा। तो अल्टीमेटली इसका अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है सिर्फ एक किस चीज़ के, जलवायु परिवर्तन होने के कारण। और जो अल्टीमेटली हमें इस टाइम पे दिखाई भी दे रहा है कि जलवायु परिवर्तन होने से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इसका अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें किस चीज़ को, इसका एक उर्वरकी प्रभाव जो है, एक पॉजिटिव प्रभाव है उर्वरकी प्रभाव जिसे हम बोलते हैं, जैसे CO2 का उर्वरकी प्रभाव बोलते हैं उसको। इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी अभिकारकों की सांद्रता में अगर हम बढ़ोतरी कर दें तो इसकी अभिक्रिया की दर में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन परिणामी उत्पादकता क्या होगी, इसकी कम ही होगा। कैसे, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, अगर हम 6CO2 प्लस 12H2O की अभिक्रिया करके इसको हम तब्दील कर दें किस चीज़ में, C6H12O6 प्लस H6H2O प्लस 6O2, मतलब इस चीज़ में अगर हम क्या कर दें, इसकी अभिक्रिया करा दें तो इसका एक उर्वरक प्रभाव ये पड़ सकता है। कैसे कि अभिकारकों की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी तो अभिक्रिया की दर में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब इसका अगर हम उत्पादकता का, अगर हम सीधी सी लैंग्वेज में अपनी सामान्य भाषा में अगर हम बात करें, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम पहले किससे, कि जब हमारे ग्लेशियर पिघलने से पहले आज जैसे हम बात कर रहे हैं, आज की मौजूदा हालत में क्या होगा कि अगर हम 1 एकड़ में 20 कुंटल गेहूँ या धान या कोई भी फसल हम उगा रहे हैं, कितने, 1 एकड़ में सपोज करो कि 20 कुंटल हम कोई फसल उगा रहे हैं, तो उस समय में क्या होगा, उसी 1 एकड़ में क्या होगा, कम से कम 50 कुंटल वो कृषि जो होगी कि गेहूँ या अनाज, धान, गेहूँ या धान हो या कोई और सी फसल हो सकती है, वो क्या होगी, उसकी कुंटल की मात्रा प्रति एकड़ मात्रा क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि बाढ़ के माध्यम से नई नई मिट्टियों का उर्वरक, नई नई मिट्टी आएगी तो मिट्टी आएगी तो कृषि योग्य होगी। लेकिन इससे क्या होगा, पृथ्वी वृक्ष उत्पादकता की मात्रा तो बढ़ेगी। मतलब पृथ्वी वृक्ष का मतलब ये है कि पृथ्वी वृक्ष, जैसे सपोज करो कि एक पेड़ हमने गेहूं का एक अनाज बोया तो उस पर जब गुच्छा निकाल करके आया तो आप कितना है, इतना, लेकिन उस टाइम पे इतना होगा तो उसके अंदर जो गेहूं की उत्पादकता होगी वो तो बढ़ेगी पृथ्वी वृक्ष। लेकिन परिणामी उत्पादकता क्या होगी, वो कम ही होगी। क्यों कम होगी, और उसका परिणाम क्या हो, परिणाम क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें कि आज हम 1 एकड़ नहीं बल्कि 100 एकड़, हम आज 100 बीघा ज़मीन बोते हैं, एकड़ में बात करें तो अगर हम बीघे से बात करें क्योंकि बीघे से अच्छे समझ जाएंगे, अगर हम 100 बीघे ज़मीन में अगर हम कोई चीज़ बोते हैं आज, लेकिन उसके बाद अगर ये परिणाम होंगे जो हम नहीं चाहते देखना, उसके बाद क्या होगा, सिर्फ हमारे पास कितनी 20 बीघा ही ज़मीन बचेगी। क्यों, क्योंकि 80 बीघा ज़मीन का क्या होगा कि वो बाढ़ के माध्यम से कृषि योग्य नहीं रहेगी। क्यों, बाढ़ है, सूखे की वजह से, कुछ घनत्व की वजह से, बसावट की वजह से, बहुत सारी ऐसी संसाधन होंगे जिसके माध्यम से वो हमारे लिए कृषि योग्य ज़मीन नहीं रह जाएगी। इससे क्या होगा, सिर्फ हमारे पास 20 बीघे ही ज़मीन रहेगी। तो इसका मतलब अब 20 बीघे में ही हमें इतना उत्पादक करना पड़ेगा ताकि हमारा जीवन निर्भर हो सके। जो हमारा 100 बीघे में करते थे, हमें 20 बीघे में ही इतना करना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा कि पृथ्वी वृक्ष मात्रा, मतलब कि जो हमारे उत्पादकता की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन परिणामी का मतलब कि जो परिणाम है हमारा, उसमें कमी रहेगा। तो और फिर इसका मतलब क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, मनुष्य की वजह से, मानवीय के कारणों की वजह से, तो फिर क्या होगा, अगर हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहें कि हम टेम्परेचर बेल्ट जो होती है, जिसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, या ये सारी बेल्ट जो होंगी अपने एरिए से या अपनी जगह से शिफ्ट होंगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी।
जैसे हम बात करें इसमें जेट धारा प्रवाह, जब गर्मी के माध्यम में क्या होते हैं, जेट ऊपर की तरफ, सर्दी में नीचे की तरफ, मतलब इस तरीके से जेट धारा क्या होती हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो इसी तरीके से क्या होगा कि इसके अंदर भी जेट धारा प्रवाह का क्या हो जाएगा, जो हमारा उष्ण होगा वो शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण होगा शीतल होगा, जो शीतल होगा हमारा टुंड्रा, मतलब टुंड्रा तक शीतल तो कहीं भी नहीं रहेगा, जो हमारा टुंड्रा तक ही लास्ट हो जाएगा। जो हमारा पोल जिसे हम ध्रुव बोलते हैं, जिसमें बर्फ़ की मात्रा जमी रहती है, वो हमारा टुंड्रा कहलाया जाएगा उस टाइम पे। अब हम डर गए कि ये क्या मसला होने वाला आ गया, ये किस तरीके से है, क्या है, लेकिन हकीकत अगर हम बात करें यही है आने वाले समय में, अगर हमने इसको गौर फिक्र नहीं करा तो, क्योंकि हमें मौजूदा हालत में ऐसे हमारे सामने है क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ने की, तो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है और कितना हमारा बढ़ गया है। जब हम सम्मेलनों की बात करते हैं तो सम्मेलनों में हमने जब, अगर हम आसियान के देश देखें तो इन्हों की मीटिंग के हिसाब से जब इन्होंने बात रखी थी अपनी, तो उन्होंने कहा 2% हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं बस हो सदन वर्ल्ड में। तो इन्होंने कहा नहीं, 2% से तो अगर हम पूरे जो हमारे द्वीप के देश हैं, सारे आसियान देश तो सारे द्वीप के एरिया में आते हैं, तो ये सारे बोले कि हम तो सारे डूब जाएंगे। तो फिर कहा कि उन्होंने हम 1% औसतन हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पर थोड़ा राज़ी हुए। लेकिन अगर हम बात करें 1% टेम्परेचर बढ़ने पर भी हम कितना नुकसान या कितना हमारी गर्मी हो सकती है। तो अगर हम बात करें आज के मौजूदा हालत के टेम्परेचर के हिसाब से, अगर एक टेम्परेचर औसतन पूरी विश्व का बढ़ जाता है तो लगभग आज की गर्मी से 100 गुना गर्मी बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि हमें क्यों नहीं दिखाता कि अल्बिडो के हिसाब से जो हमारा परावर्तित होता रहता है, अल्बिडो के हिसाब से वो हमें नहीं नज़र आता। वरना अगर हम बात करें आज के दौर में हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आधा डिग्री सेल्सियस हमारा बढ़ चुका है। मतलब 50 गुना गर्मी हमारी पिछले हिसाब से, जब से ये इन्होंने सम्मेलन किए उसके हिसाब से बढ़ चुकी है। तो अब हम इस चीज़ के बारे में क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए इस बारे में, या हम ऐसा क्या समाधान हो कि हम इसके पर्यावरण को भी अच्छे तरीके से समझा करके हम इसको आगे चलाएं, या क्या होना चाहिए। तो इसमें बहुतों ने इसका समाधान भी दिया, अनेकों ने। और इसके समाधान देने वालों को, जैसे एलन मस्क की बात करें हम, एलन मस्क ने कहा कि अगर कोई इस चीज़ का समाधान दे देता है तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो बहुत सारे इंजीनियरों ने समाधान भी दिए इस चीज़ के, हालांकि। लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरों के समाधान की, तो इंजीनियर के समाधान कुछ ऐसे होते हैं जैसे उनके दिमाग होते हैं। हम बात करेंगे कि इसका समाधान भी दिया, उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, हमने इसका समाधान का सोल्यूशन भी है, समाधान भी है, सोल्यूशन भी है इसका। तो अगर हम समाधान की बात करें तो इनके तो समाधान, एक पहले इंजीनियर आए, उसने समाधान दिया। वो समाधान क्या था, उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी हमारे सक्रिय, जो हमारे ज्वालामुखी हैं, जैसे अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में हमारा ज्वालामुखी है एक, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं क्या, कि जो हमारे ज्वालामुखी हैं उन ज्वालामुखी में परमाणु बम गिर देते हैं, और परमाणु बम गिर करके उसको विस्फोट कर देते हैं। उसको विस्फोट करने के बाद जो उसके अंदर से धूल धबाड़ जो कण निकलेंगे वो कहाँ होंगे, पृथ्वी के ऊपर सारे एकत्रित, मीन्स इकट्ठा हो जाएंगे। और जब वो सारे फैल जाएंगे उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर जो प्रकाश की जो किरण आएगी, प्रकाश की किरण जो होगी, CO2 की मात्रा उसके अंदर नहीं आएगी, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड उसके अंदर नहीं आएगी। और जब सल्फर डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा उसके अंदर नहीं आएगी, धूल को अवशोषित कर देगी उसके ऊपर ही, तो अंदर की जो क्रियाविधि जो एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, CO2 की मात्रा, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा। और जब वो धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद फिर पृथ्वी अपनी संतुलन की अवस्था में आ जाएगी। वो उनका पहला समाधान था। पहले इंजीनियर ने ये समाधान दिया कि परमाणु, हम क्या काम करें, ज्वालामुखी में परमाणु बम को गिर करके हम उसको विस्फोट कर दें, ताकि वो गर्द गुब्बार की वजह से जो दूसरी जो नई हमारी प्रकाश की किरणें के माध्यम से CO2 की मात्रा या तापमान में बढ़ोतरी हो रही है वो इंक्रीज़ ना हो, सिर्फ जितनी अंदर है वो ही रहे, और उसमें भी संतुलन की अवस्था में संतुलन होता चला जाए। पहला समाधान इसका ये दिया। अगर हम बात करें दूसरे समाधान की,
तो दूसरा समाधान था कि पौधा लगाने का मीन्स इसका कि हम क्या करें, पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े दर्पण लगाएं। हमको पता है जब हम साइंस की भाषा में बात करते हैं तो दर्पण क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, अवशोषित नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा कि दर्पण इतने बड़े होने चाहिए कि 30-30, 40-40 किलोमीटर की त्रिज्या होनी चाहिए कम से कम उनकी, और इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। कैसे कि जब हम दर्पण लगाएंगे तो जो प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण जो होगी, क्या होगा कि हम एक उसमें अल्बेडो नाम साइंस एंड टेक नहीं, अगर हम बात करें एनरोलमेंट इकोलॉजी में, एनरोलमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण पारिस्थितिकी में हम पढ़ते हैं अल्बेडो के नाम से। अल्बेडो में क्या होता है, अल्बेडो वही है प्रकाश की किरण कितनी प्रतिशत जो है हमारी लॉन्ग वे में कितनी आ रही है, कितनी लॉन्ग वे में जा रही है, शॉर्ट वे में कितनी आ रही है, कितनी प्रतिशत हमारी पृथ्वी जो है अवशोषित कर रही है, कितनी अवशोषित करके बाहर भेज रही है। तो वो सारा सिस्टम जो है प्रतिशत के हिसाब से अल्बेडो कहलाया जाता है। तो अल्बेडो के हिसाब से उन्होंने दर्पण का माध्यम बताया, और माध्यम बताने के बाद उन्होंने कहा कि जब प्रकाश की किरण आएगी तो वो क्या हो जाएगी, अवशोषित नहीं कर पाएगा बल्कि वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इससे क्या होगा, प्रकाश अंदर नहीं आएगा, और जब प्रकाश अंदर नहीं आएगा तो फिर से हमारी पृथ्वी के अंदर संतुलन की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने एक इंजीनियर ने अपना सॉल्यूशन ये दिया। तीसरा इंजीनियर आए और तीसरे इंजीनियर ने आकर के ये सॉल्यूशन दिया छद्म वृक्षों का। ये जो है अगर हम बात करें छद्म वृक्षों की, तो छद्म वृक्षों का निर्माण की, तो इसमें यह है कि ये आने वाले समय में हाँ लाभदायक हो सकता है, ये उपयोगी भी हो सकता है, इसे उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले वाले की बात करें हम, दर्पण वाले की, तो जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा खर्चे का हिसाब किताब है। तो इंजीनियर ने कहा कि देखो खर्चे का हिसाब किताब आप जानो, मैंने सॉल्यूशन दिया, इसमें कितना पैसा लगेगा कैसा लगेगा वो आप जानो, लेकिन सॉल्यूशन देना मेरा काम था, मैंने सॉल्यूशन दिया। तो ये जहाँ तक भी है उपयोगी नहीं है, ज़्यादा इसका खर्चा है, और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन आप देख सकते हैं, इतना नहीं हो पा सकता शायद इस समय में। अगर हम बात करें आने वाले वर्तमान समय में, जो अगले वाले इंजीनियर जो सॉल्यूशन दिया, इसके बारे में सोच विचार रिसर्च कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं छद्म वृक्ष। छद्म वृक्ष का निर्माण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वो सॉल्यूशन क्या दिया कि हम वृक्ष जो होते हैं CO2 की मात्रा को अवशोषित करते हैं। अब जब जैसे ही CO2 की मात्रा अवशोषित करते हैं वृक्ष, तो जब वो अवशोषित कर लेंगे तो अवशोषित करने के बाद उन्होंने कहाँ डाल दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए। अब वो जब समुद्र में डालेंगे छद्म वृक्षों को, तो फिर क्या होगा, वो तो ऊपर तैरेंगे। जब वो ऊपर तैरेंगे तो उसमें क्या होगा, इनके ऊपर, इन पेड़ों के ऊपर, छद्म वृक्षों के ऊपर शैवाल जमेगी। जब इनके ऊपर शैवाल जमेगी, शैवाल जमने के बाद इनमें आयरन की उत्पत्ति होगी। आयरन होने के बाद क्या होगा, ये भारी भरकम होंगे पेड़, और ये खुद ही ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएंगे, पेड़ समुद्र के अंदर अपने आप ही हो जाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ वृक्ष लगाने हैं। वृक्ष लगाने के बाद तुम्हें उन्हें फिर कहाँ गिरने, समुद्र में गिर देने हैं। समुद्र में क्यों, कब गिरने, जब CO2 की मात्रा को अवशोषित करते हैं वो, क्योंकि पड़े पड़े को अवशोषित करेंगे। उनके ऊपर क्या होगा कि शैवाल जमेंगे, क्योंकि शैवाल जो है होते हैं समुद्र में ऑटोमेटिक जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और जब वो शैवाल उनके ऊपर होंगे तो आयरन की मात्रा भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि शैवाल है तो आयरन आएंगे। और जब आयरन इतने आ जाएंगे कि उनके ऊपर आयरन की मात्रा इतनी भारी हो जाएगी, वृक्ष खुद ऑटोमेटिक कहाँ होना शुरू हो जाएंगे, समुद्र के नीचे डूबना शुरू हो जाएंगे। और जब वो समुद्र के नीचे डूब जाएंगे तो फिर एक क्वेश्चन ये बना कि जब ये समुद्र के अंदर जाना शुरू होंगे और चले जाएंगे, डूब जाएंगे, तो इस पर जीव जंतु समुद्र में रहने वालों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर उस इंजीनियर से पूछा, हाँ भाई इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब समुद्र के अंदर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ के बारे ना उन्होंने अभी इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन दिया उन्होंने कि हाँ भाई क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ से, और ना ही जो वहाँ पर बैठने वाले मनुष्य व्यक्ति या बुद्धिजीवी इंसान थे या बुद्धिजीवी मनुष्य थे, उन्होंने भी कोई भी इस चीज़ पर गौर फिक्र अभी की है, ना भी कोई रिसर्च किया है कि इस चीज़ से जीव जंतुओं का समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 3 सॉल्यूशन थे जो पर्यावरण को, जो जलवायु के क्लाइमेट चेंज को परिवर्तन जो था हमारे जलवायु परिवर्तन पर इफ़ेक्ट का समाधान के लिए उन्होंने
सॉल्यूशन दिया था। और अगर हम बात करें अगले वाले सॉल्यूशन की, तो वो सॉल्यूशन, हालांकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मास्टर डिग्री का, लेकिन सारे नतीजों के साथ साथ मैंने भी एक थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा सा पढ़ कर देखा, तो एक थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने भी निकाल करके देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं इस सॉल्यूशन को बताऊँगा और जो इसमें एरर हो, त्रुटिपूर्वक जो भी कुछ हो, उस चीज़ को ज़रूर बताना, और इसमें क्या ऐड हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, वो भी ज़रूर बताना। तो ये सॉल्यूशन मैंने लिखा है पहले कि चौथा सॉल्यूशन सिर्फ मैंने दिया कि जलवायु को हम किस तरीके से नियंत्रण में कर सकते हैं, और किसके माध्यम से दिया, वो मैंने सवाल के ही माध्यम से दिया। हालांकि मैंने अभी कहीं नहीं पहुंचाया, सिर्फ अभी यही है, वीडियो के माध्यम से मैं आप तक इस सॉल्यूशन को पहुंचा रहा हूं। वो यह है कि अगर हम बात करें कि जलवायु नियंत्रण के लिए उपाय के लिए हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तो एक होता है कोकोलिथिफॉर्म्स नाम का एक शैवाल, जो हमारा महासागरों में भी उत्पन्न होता है, महासागरों में बनाया होता है खुद ऑटोमेटिक प्रकृति से। कोकोलिथिफॉर्म, ये क्या होता है, ये कोकोलिथिफॉर्म जो विश्व के महासागरों की ऊपरी परतों पर, ये कहाँ होता है, ऊपरी परतों पर होता है। इसका निवास जो होता है वो ऊपरी परतों पर, किसकी ऊपरी परतों पर, महासागरों की ऊपरी परतों पर होता है। और ये शैवाल कैसा होता है, एकल कोशिकीय शैवाल होता है, एकल कोशिकीय शैवाल होता है। ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोशिकीय शैवाल, एकल कोशिकीय शैवाल क्या कर देते हैं, ये शैवाल फाइटोप्लैंक्टन चूने में परिवर्तन करते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन होता है उसको किस चीज़ में परिवर्तित कर देते हैं, चूने में परिवर्तित कर देते हैं। अब बात यहाँ से आती है कि जब ये फाइटोप्लैंक्टन को चूने में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये खुले महासागरों में लगभग फाइटोप्लैंक्टन जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल एकल कोशिकीय शैवाल होते हैं। एकल कोशिकीय शैवाल जो होते हैं वो समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन को जो उसके अंदर होता है उसको किस चीज़ में तब्दील कर देते हैं, वो चूने में परिवर्तन कर देते हैं। और जब चूने में परिवर्तन करते हैं तो ये खुले महासागर, जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, उनमें लगभग 40% की मात्रा में ये क्या बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन कर देते हैं। किस चीज़ का उत्पादन कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, उससे इसका ये निर्माण कर देते हैं, लगभग कितना, 40%। अब यहाँ से हमारी कहानी बनती है कि जब 40% तक ये कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन कर देते हैं, लगभग इसकी समुद्री प्राथमिक उत्पादकता की अगर हम परसेंटेज निकाल कर देखें तो 20% है ये जिम्मेदार कैल्शियम कार्बोनेट इस चीज़ का। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये किस चीज़ की, कैल्शियम कार्बोनेट 2 प्लेटों का निर्माण करते हैं। 2 प्लेट, जो एक चाक और दूसरी सीसेल, मतलब ये अलग अलग दो, एक तो चाक नाम की और एक सीसेल नाम की कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेटों को, कैल्शियम नाम की हैं दोनों प्लेट, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, कौन कौन सी, एक तो चाक और एक सीसेल, ये दोनों प्लेटें कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट हैं। और ये प्लेटें जो होती हैं एक्सोस्केलेटन बनाती हैं, एक्सोस्केलेटन। अब ये क्या होती हैं, ये प्लेट है एक्सोस्केलेटन, ये प्लेट है एक्सोस्केलेटन, और किसके माध्यम से बनती है, मतलब कार्बन CaCO3, और CaCO3 जो होती हैं वो क्या है, मतलब क्या रूपों में है, वो 2 अलग अलग रूपों में है। कौन कौन सी, एक तो चाक और दूसरी सीसेल। 2 CaCO3 कौन कौन सी, चाक और सीसेल है। वे दोनों क्या बनाती हैं, एक प्लेट का निर्माण करती हैं। वो प्लेट क्या होती है, एक्सोस्केलेटन नाम की होती है। ठीक, अब वो क्या काम करेगा, ये प्लेटें जो होती हैं, ये प्लेटें जब बनेंगी तो प्लेट बनने के साथ CO2 का भी निर्माण होता है। अब बात आएगी या कि CO2 का, तो CO2 को तो हम खुद ही ख़त्म करना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी उत्पादकता बढ़ रही है, लेकिन ये उत्पन्न कर रहा है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना CO2 की मात्रा उत्पन्न करेगी, उत्पादन होगी, किससे, एक्सोस्केलेटन को बनाते समय CO3 बनाएगा इसको, इसमें कितना CO2 की मात्रा होगी। लेकिन जो हमारा शैवाल है, कौन सा वाला शैवाल, जो हमारा ऊपरी परतों पहला वाला था, कौन सा, कोकोलिथिफॉर्म, वो क्या काम करेगा, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या काम करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। किसको अवशोषित कर लेगा, CO2 को सारा अवशोषित कर लिया।
ठीक। और जब इसको अवशोषित करके जो एटमॉस्फेयर में और महासागरीय एरिया में, मतलब वायुमंडल में, और जो महासागर है हमारा, उसमें ये इसको किसको CO2 को हटाने में मदद करेगा। क्यों? जब CO2 बना तो वो ऊपर जो कोकोलिथिफोरम है वो उसने इसको अवशोषित कर लिया अपने अंदर, उसने वो बिठा लिया। और फिर क्या करेगा, संतुलन की अवस्था में क्या काम करेगा, कोकोलिथिफोरम CO2 की मात्रा को वहाँ से अवशोषित किया और उससे दुगना क्या काम करेगा, अवस्था में ये उत्पादन करने की तुलना में अधिक CO2 को अवशोषित करेगा। मतलब क्या काम होगा, जितना हम किसके माध्यम से, एक्सोस्केलेटन्स के माध्यम से CO2 को हमारा उत्पाद हो रहा, उससे दुगना कोकोलिथिफोरम क्या काम कर रहा, उसको अवशोषित कर रहा दुगना। इसका मतलब क्या होगा, दुगने में आधा तो वो है ही, मतलब एक अगर मान लो कि सफ़ेद दो चीज़ कोकोलिथिफोरम दो चीज़ को अवशोषित कर रहा तो ये वहाँ से आया, प्लस में जो एटमॉस्फेयर में या महासागर में जितना भी CO2 की मात्रा आधी आधी का मतलब है कि 50% वो है और 50% वहाँ से अवशोषित करा उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम हमारा 50% तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में या ओशिनोग्राफी में, समुद्र महासागरों में जो हमारा ओशियनों में है वो अवशोषित हो रहा उससे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 50% का तो कम से कम फ़ायदा हो रहा बिना किसके खर्चा किए हुए ज़्यादातर। तो ये जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी, हमारे लिए जो पारिस्थितिकी पारितंत्र है हमारा, इकोसिस्टम है हमारा, इस चीज़ के लिए भी क्या है, लाभदायक है। ये सारा जो था मैंने सोचा, जो अभी मैंने चौथा समाधान था, अभी तक कहीं नहीं, सिर्फ आप इसी वीडियो पर है। अगर हम बात करें लास्ट और 2021 की थीम भी क्या है हमारी, पर्यावरण, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर जो है जलवायु परिवर्तन के कारण ही टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा। और क्यों बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, वो उसका माध्यम हमें पता ही है कि आज के टाइम में जो हरित सारी चीज़ें हैं, ग्रीन सारी चीज़ें जो जो हमारे CO2 की मात्रा अवशोषित करते हैं वो कम होती जा रही हैं। तो अगर हम बात करें 5 जून 2021 की जो थीम है वो किस तरीके से हमने बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, वो इसका माध्यम ये है कि इसका माध्यम मैंने एक जगह लिखा, इसकी थीम है कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करना, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम हो या, और इसको बहाल किस तरीके से किया जा सकता है। हम अपने, अगर हम बात करें अपने पड़ोस में रह करके, अपने मोहल्लों में, अपने गाँवों में, अपने शहरों में, अपने क्षेत्र के एरिया में हम एक दूसरे फ्रेंड के माध्यम से किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो हम किस तरीके से इस बहाल कर सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं पेड़ों पर कि पेड़ कैसे उगाना चाहिए, पेड़ों से हमें क्या मिलता है। आज के टाइम में जो हम अगर हम बात करें छोटी लेवल की क्लास जो होती हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी क्लासों में आज क्या होता है, सिर्फ एक ये होता है कि जो जिसने ए पे अनार, आ पे आम, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जिसने ज़ोर से बोल दिया उसी में ही उसी को क्या बनाते हैं, मॉनिटर बना दिया जाता है क्लास में कि हाँ भाई इसकी आवाज़ तेज़ है, इसको मॉनिटर बना दीजिए। बल्कि A फॉर एप्पल, ये टीचरों का हाल है आज के दौर में। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के टीचरों की, कि जिसकी तेज़ आवाज़ है उसी मॉनिटर बना दिया, जो धींग सा हुआ उसी मॉनिटर बना दिया जाता है। वरना अगर हम बात करें, अगर हम A फॉर एप्पल की बात करें, तो अगर हम A फॉर एप्पल की समझाने की बात करें तो A फॉर एप्पल के अंदर क्या होता है, एप्पल से हमें कितनी विटामिन्स मिलती हैं, एप्पल का पेड़ कैसा होता है। अगर हम एक ही दिन में सिर्फ एप्पल के बारे में बताएं तो 26 दिनों में हम 26 लेटर बता देंगे, लेकिन पूरे साल में बच्चे पे A फॉर एप्पल क्या Z तक नहीं आता और कुछ नहीं, बस A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ही कहता रहता है वो। अगर हम एक ही शब्द को एक दिन में समझाएं और उसकी पूरी डीपली नॉलेज के साथ बच्चे को दें कि A फॉर एप्पल से हमें कितनी विटामिन्स मिलती हैं, एप्पल से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, एप्पल का पेड़ कहाँ लगता है, ये कैसे मौसम में होते हैं, कब होते हैं ये। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करें तो हम हमारी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा के हित में भी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम बात करें तो बच्चों के लिए, बच्चों से भी हम पेड़ क्यों लगाना चाहिए हमें, और हम जागृत करें बड़ों को भी कि शहरों में हमें किस तरीके से, जो पहले बाग बगीचे हुआ करते थे, जो आज हमें औद्योगिकरण ने ले लिए हैं, आज नई नई फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, जिसके माध्यम से आज बाग बगीचे जो हमारे खेत खलियान थे वो भी हमारे सिकुड़ कर रह गए हैं। हमें उनको फिर से पुनरुत्थान किस तरीके से करना चाहिए, और हमें बगीचों को फिर से बहरहाल कैसे करना चाहिए,
ये सारे आज जो 2021 जो है 5 जून 2021 की ये थीम है, पारिस्थितिकी तंत्र में बहाली कैसे लाएं या क्या है या बहाली, इस तरीके की थीम है। तो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में आने वाली कंडीशन, अगर हम इस चीज़ पर गौर कर तदब्बर ना करें तो किस तरीके से ये हो सकता है, या अगर हम इसी तरीके से अपने मस्त गुंगन में रहे तो हम क्या परिणाम भुगत सकते हैं, इस चीज़ के बारे में मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई गलती या कुछ हो गई हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।